तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग डायस्पोरा के बारे में। किसके बारे में? डायस्पोरा के बारे में। डायस्पोरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये जो डायस्पोरा है इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है, डायस्पोरा का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो बात करेंगे वो भारतीय डायस्पोरा की, इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे, ठीक है। भारतीय डायस्पोरा की बात करेंगे। जब भारतीय डायस्पोरा की बात करेंगे तो भारतीय प्रवासी दिवस की बात करेंगे। भारतीय प्रवासी दिवस की भी बात करेंगे। आखिर भारतीय प्रवासी दिवस ये क्या है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और आखिर इसका उद्देश्य क्या है, कब, क्यों और इसका उद्देश्य क्या है। किसका उद्देश्य? भारतीय प्रवासी दिवस का। और फिर देख लेंगे हम डायस्पोरा के प्रकार की बात करेंगे कि डायस्पोरा के कितने प्रकार हैं। क्यों? क्योंकि प्रकार की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने भारतीय डायस्पोरा को पढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आया कि प्रकार क्यों लिखा है, ठीक है। प्रकार की बात कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे परंपरागत डायस्पोरा को पढ़ेंगे। इसके प्रकार में एक हमने पढ़ना है परंपरागत डायस्पोरा को। दूसरा पढ़ेंगे नया डायस्पोरा, नया डायस्पोरा के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा बिंदु, आप नाम से तीसरा डायस्पोरा कह सकते हैं। तीसरा डायस्पोरा पढ़ेंगे, या आप इसको पश्चिमी एशियाई डायस्पोरा भी कह सकते हैं, या पश्चिमी एशियाई डायस्पोरा। ये कहीं ऐसा लिखा नहीं बेटा, ये हम इसलिए कर रहे हैं, इनको अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर भारतीय डायस्पोरा कहाँ कहाँ है दुनिया में, कहाँ कहाँ फैले हैं, कितने प्रकार हैं, आखिर क्यों बने ये लोग ऐसे डायस्पोरा, ठीक है। तो प्रकार देख लेंगे। अब देखें कि जो भारतीय डायस्पोरा है, डायस्पोरा के प्रति नीति कौन कौन सी अपनाई गई है, उन नीतियों की बात कर लेंगे। तो डायस्पोरा के प्रति नीति को ही पढ़ेंगे। डायस्पोरा के प्रति नीति, और इन नीतियों में हम पढ़ेंगे एक सक्रिय अलगाववाद की नीति और दूसरा सक्रिय जुड़ाव की नीति, ठीक है। एक में क्या है, वो
सक्रिय अलगाव की नीति की बात करेंगे, और दूसरा सक्रिय जुड़ाव की नीति, सक्रिय जुड़ाव की नीति को पढ़ेंगे। आखिर सक्रिय अलगाव या अलगाववाद की नीति पढ़ना है, इसका मतलब क्या है कि डायस्पोरा में भी क्या ऐसी स्थिति है कि सक्रिय अलगाववाद पैदा हुआ, उस नीति को पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नेहरू जी के बारे में। जब आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने और तब जो नेहरू जी ने जो नीति अपनाई उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसको बोला भी जाता है सक्रिय अलगाववाद की नीति, ठीक है। और सक्रिय जुड़ाव की नीति को जब पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अटल बिहारी जी को। ये भी हमारे देश के पीएम रहे, ठीक है। ये तो आजादी के बाद की बात है, और ये पढ़ेंगे हम 1998 के समय की बात करेंगे कि आखिर इस नीति में ऐसा क्या हुआ कि फिर से जो है सक्रिय जुड़ाव की नीति अपनाई गई डायस्पोरा के संदर्भ में। इतना हो गया। फिर देखेंगे आखिर ये जो डायस्पोरा है, इन डायस्पोरा से भारत को क्या लाभ है, ठीक है। भारत को लाभ या फायदा, क्या फायदा है डायस्पोरा से, ठीक है। भारत के लाभ को देखेंगे। अब भारत के लाभ की बात कर रहे हैं, भारत को लाभ है क्या फायदा है इसकी बात कर रहे हैं, तो इनमें हम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन तीनों लाभों की बात कर लेंगे। आर्थिक लाभ, राजनीतिक, और तीसरा पढ़ेंगे हम वो सांस्कृतिक। इन तीनों लाभ की बात कर लेंगे। सही चल रहा है मामला अभी तक? दिख रहा है? ठीक। अब देखेंगे कि जब भारत के लाभ की बात करेंगे, भारत को क्या लाभ होगा इसकी बात करेंगे, तो फिर इसमें जब हम आर्थिक लाभ की बात करें तो साथ ही साथ एक प्रोग्राम चलाया गया, आपने सुना होगा, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया को भी पढ़ेंगे। अब कहाँ पढ़ें, जगह हो तब ना। तो बेटा यहाँ से शुरुआत फिर से कर रहे हैं, ठीक है। आप उसी में करते रहना, मैं यहाँ से शुरुआत फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कर रहा हूँ। तो हम पढ़ेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ही पढ़ेंगे। किसको? मेक इन इंडिया को। अब देखिए कैसे डायस्पोरा से मेक इन इंडिया भी जुड़ गया, इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम भारत के लाभ की बात कर रहे हैं, भारत को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और फिर देखेंगे प्रभाव, प्रभाव किसमें? डायस्पोरा पे, डायस्पोरा और साथ साथ इंडिया, भारत पे भी प्रभाव की बात करेंगे। और प्रभाव की जब बात करेंगे तो हाल ही में जो घटित सबसे बड़ी वैश्विक महामारी सामने आई, कोविड-19 को भी पढ़ेंगे इसमें। कोविड-19 और साथ ही साथ फिर जब मेक इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो और अन्य कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे डायस्पोरा के बारे में और अन्य क्या कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को ही पढ़ेंगे। अन्य कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम जैसे अगर हम बात करें तो ट्रेसिंग द रूट्स की बात करेंगे, इसे पढ़ेंगे
ट्रेसिंग द रूट्स। ट्रेसिंग द रूट्स मतलब है कि आखिर वो जड़ कहां से निकली, मतलब वो डायस्पोरा कहां का है, कहां वो पैदा हुआ, कहां आके वो बसा, तो उसका मूल ओरिजिन देखना। ट्रेसिंग द रूट्स की बात करेंगे। दूसरा है नोदा या नो इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे। नो इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे, मतलब भारत को जानने का कार्यक्रम, नो इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे। इतना ही नहीं, स्टडी इंडिया प्रोग्राम को भी पढ़ेंगे। इसमें किसको पढ़ेंगे? स्टडी इंडिया प्रोग्राम। कुछ लोग कहते हैं ना कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने जाते हैं, तो आज पता चल जाएगा, उनको जवाब मिल जाएगा कि आखिर वो घूमने के लिए जाते हैं या वो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कि किसी पार्टी के समर्थन में है, विरोध में है, जो वास्तविकता है उसी को जानेंगे। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें निष्पक्ष होके पढ़ना है। हमें कोई राजनेता तो बनना नहीं है, हमें तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो उसी में सफलता हासिल करनी है। निष्पक्ष किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना स्टडी करना है। ठीक है, और अंत में क्या है, जब नहीं रहा जाता कुछ लोगों से, तो फिर क्या कर लेंगे? आलोचना भी देख लेंगे। आलोचना क्रिटिसाइज करने के लिए भी होते हैं, तो आलोचना वाला पॉइंट भी हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो क्लियर हुआ इतना? मतलब अगर इनको पॉइंट बना दे तो डायस्पोरा में एक हम मीनिंग उसका देखेंगे, फिर भारतीय डायस्पोरा के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है, फिर भारतीय प्रवासी दिवस की भी बात कर लेंगे, फिर प्रकार देख लेंगे डायस्पोरा के, और फिर डायस्पोरा के प्रति नीति की बात कर लेंगे, पांचवा बिंदु आ जाएगा, और फिर भारत को क्या फायदा है उस फायदे की भी बात कर लेंगे। ठीक है, और आर्थिक लाभ जब भारत को होगा तो उसमें एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, मेक इन इंडिया चलाया गया है, उस मेक इन इंडिया की बात कर लेंगे, प्रोग्राम की बात कर लेंगे, और फिर प्रभाव देख लेंगे वो डायस्पोरा और साथ साथ इंडिया पर। ठीक है, किसका प्रभाव? कोविड-19 वैश्विक महामारी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में बचा कुछ हम जो प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों की बात कर लेंगे, अन्य कार्यक्रम, और फिर पॉइंट नंबर 10 आ जाएगा आलोचना। ठीक है, तो 10 बिंदु पे चर्चा करनी है और हम पूरा क्लियर कर लेंगे कि डायस्पोरा क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो तेजी से इसको लिख लेंगे, जल्दी लिख लेंगे, फिर एक एक पॉइंट समझेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो अब ये पॉइंट आप लिख लेना, एक एक पॉइंट बताते रहना, पॉइंट आप बताते रहना और उसको डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, साफ कर दें हम इसको। स्टडी इंडिया प्रोग्राम, स्टडी इंडिया प्रोग्राम को भी पढ़ेंगे। कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में से कि इन सब प्रोग्रामों के बारे में जाना भी है और पढ़ा भी है, कि हाँ पढ़े भी हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब पहली बार ही है मामला, इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले पढ़े ही नहीं? जा, बाकी सब लोग पढ़े हैं? धीरे धीरे दूसरे देख के हाथ उठाते हैं, एक ही बार हाथ उठा दिया करो। जब लगता है कि अब खाली हो गया मैदान, अब नहीं है कोई, तब जो है अपना डर डर के तो साफ कर दें बेटा, इसको साफ कर दें। अब ना भी बोलोगे तब भी साफ कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है कि आखिर डायस्पोरा का अर्थ क्या है। डायस्पोरा जो शब्द इस्तेमाल किया गया, तो आखिर इसका अर्थ क्या है?
ठीक है। तो डायस्पोरा का अर्थ ये है, साधारण शब्दों में बताएंगे, कि तकनीकी भाषा में नहीं जाएंगे ना, उलझ जाएंगे। साधारण शब्दों में ये है कि अपने देश की धरती से दूर विदेश में बसना। ठीक है, क्या है? अपने देश की धरती से दूर विदेश में बसना, ये डायस्पोरा का अर्थ है। पूछे आपसे क्यों कि डायस्पोरा का अर्थ क्या है? तो डायस्पोरा का अर्थ है कि अपने देश की धरती से दूर विदेश में बसना, अर्थात वो प्रवासन करना। अब बसने की बात है तो इसका मतलब क्या है? एक अपने देश की धरती से दूसरे देश में, विदेश में मतलब बस रहा है, तो कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, एक से ज्यादा हो सकता है कि एक पूरा समुदाय हो। ठीक है, तो दरअसल ये डायस्पोरा क्या है? एक समुदाय है। डायस्पोरा क्या है? एक समुदाय है, कम्युनिटी है डायस्पोरा। ठीक है, वो डायस्पोरा कम्युनिटी में कौन लोग आते हैं? जो अपने देश की धरती से विदेश में जाके बस गए हैं। ठीक है, अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इनकी पहचान क्या है? पहचान की अगर बात करें तो पहचान में ये है कि भले ही विदेश में बस गए हों, मगर अपनी भारतीय संस्कृति, या अपनी संस्कृति की बात करेंगे अभी क्योंकि हम डायस्पोरा को पढ़ रहे हैं, तो अपनी संस्कृति, अपने परंपरा, त्योहार या अपने देश की पहचान को नहीं खोते हैं, उसको बरकरार रखते हैं, चाहे वो विदेश में कहीं भी बस रहे हों। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी पहचान है। तो अगर आपसे पूछ ले डायस्पोरा का अर्थ क्या है, तो आप बता देंगे डायस्पोरा एक क्या है? समुदाय, कम्युनिटी है जो अपने देश की धरती से दूर विदेश में बसते हैं, उनको डायस्पोरा बोलते हैं। कि इनकी पहचान की अगर बात करें, लक्षण की बात करें, तो भले ही ये लोग विदेश में रह रहे हों, मगर फिर भी जिस देश में जन्मे हैं उस देश की संस्कृति, भाषा, पहचान, त्योहार, इन सब की या परंपरा को बनाए रखना इनके लक्षणों में आता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे, दूसरा बिंदु था हमारा भारतीय डायस्पोरा। ठीक है, तो भारतीय डायस्पोरा की बात करेंगे तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहां लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट था हमारा भारतीय डायस्पोरा। तो बेटा इसको क्या डिफाइन करोगे? मतलब भारत से या भारत की धरती से दूर विदेश में बसने वाले लोग, भारत की धरती से दूर विदेश में बसने वाले लोग क्या हो जाएंगे? भारतीय डायस्पोरा हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? और बात कर लेंगे कि भाई इनकी पहचान ये है कि जो भले ही विदेश में रह रहा हो भारतीय नागरिक, मगर वो भारतीय संस्कृति, परंपरा, त्योहार, भाषा, पहचान को उस देश में रहते हुए भी कायम रखता है, पहचान को अपनी बनाए रखता है, तो वो क्या हो जाएंगे? भारतीय डायस्पोरा। क्लियर है? ठीक। तीसरा बिंदु क्या था हमारा? भारतीय प्रवासी दिवस की बात कर लेंगे। तो यहीं पे लिख लेंगे भारतीय प्रवासी दिवस। हमने देखा था कि भारतीय प्रवासी दिवस आखिर कब मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है, तो ये हर साल या हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भाई हमें पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे।
मतलब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी अपने वतन वापसी किए थे। अब गांधी जी वापसी किए थे तो इसका मतलब ये थोड़ी गांधी जी वापसी किए थे तो भाई क्यों मना रहे हो? भाई मना इसलिए रहे हैं क्योंकि गांधी जी के अपने उद्देश्यों से, अपने उसूलों के कारण, गांधी जी के सिद्धांतों के कारण आजादी मिली। इसका मतलब लोग ये मानते हैं कि गांधी जी विदेश में रह करके जो भी ज्ञान हासिल किए, अपनी भारतीय परंपरा को बढ़ाए, संस्कृति को कायम रखे और उसके बाद जो है अपने देश में आकर के उसी ज्ञान का इस्तेमाल किया और उसी के आधार पे आजादी दिलाई। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रवासी लोग हैं, ये प्रवासी लोग अगर आज भी दुनिया से भूमंडलीकरण का दौर है, कुछ सीख करके अपने जन्म स्थान, जन्मभूमि में आएंगे तो स्वाभाविक है कि जो सीखा हुआ ज्ञान है उनका, तो उससे कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति हो जाएगी देश की, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। इसलिए क्या है, ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि आखिर इस दिवस मनाने के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का भी तो पता होना चाहिए, तो उद्देश्य की बात कर लेंगे। यहां लिख लेंगे उद्देश्य क्या है। तो जब बेटा उद्देश्यों की बात कर रहे हैं कि आखिर प्रवासी, अभी हमने जिक्र किया था कि जैसे जिस तरह से लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए और हिंदुस्तान में आकर के अपने देश की सांस्कृतिक परंपरा को विदेश में कायम रखा और फिर अपने हिंदुस्तान की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई, आजाद कराया देश को। तो जो ज्ञान सीख के आए हैं उसी के आधार पे आवंटित किया जाता है भारतीय प्रवासियों को, जो कि विदेश में रह रहे हैं, भारतीय नागरिक। उनको बताया जाता है कि भाई आप इस जन्मभूमि से जुड़े हो, इस भारत की धरती से जुड़े हो, तो भारत के लिए आपका कुछ न कुछ कर्तव्य तो बनता ही है। और स्वाभाविक है कि जो जिस मिट्टी में पला बड़ा है तो उसके प्रति लगाव होता ही है जी। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं इस भारतीय प्रवासी दिवस के उद्देश्य में कि हाँ, जो डायस्पोरा है उनसे सहायता ली जाती है। सहायता के उनको जागरूक भी किया जाता है, बताया जाता है कि आप इसी धरती से निकले हैं। ठीक है, इसीलिए अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जैसे भारत प्रवासियों को भारत में रहने के लिए आकर्षित किया जाता है। ठीक है, तो इतना लिख लिया था। कुछ पॉइंट, 2-4 पॉइंट इसमें लिख देंगे तो बेहतर होगा। यहां लिख देते हैं पॉइंट। उद्देश्यों में अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर उद्देश्य एक तो ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही देश तो नहीं है या एक ही विदेश तो नहीं है। दुनिया में अलग अलग छोटे छोटे देश है और अलग अलग छोटे छोटे देशों में हर जगह लगभग मान लीजिए कि पूरी दुनिया में 160 देशों में भारतीय डायस्पोरा है। छोटे बड़े कम्युनिटी अलग अलग है। हालांकि वो बात अलग है कि अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा है, ठीक, और अमेरिका में ज्यादा है भी तो उनकी स्थिति भी बहुत बेहतर है। ठीक, क्यों है, क्या है, वो प्रकारों में बात कर लेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आखिर भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है। तो जब देश विदेश दुनिया में जो है भारतीय डायस्पोरा है, उनको क्या है, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस दिवस के माध्यम से आपस में जोड़ना। सभी भारतीय प्रवासियों को बुलाया जाएगा और जब बुलाया जाएगा तो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ना, ये फला देश के में रहते हैं, ये NRI हैं, ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो क्या है कि भारतीय डायस्पोरा को आपस में जोड़ना। इससे क्या होगा कि जब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तो जहां बेहतर स्थिति होगी, जैसे मुल्क में बेहतर स्थिति होगी, लोग वहां के लिए जाएंगे। क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है कि अपने वतन की सेवा तो करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैनिक ही सेवा करता है,
सिर्फ सैनिक की सेवा करता है। अगर आर्थिक सहायता अपने वतन को कोई दे रहा है, कोई बच्चा बाहर पढ़ करके और इंडिया में अपना टैलेंट दिखा रहा है, इंडिया में अपना पैसा लगा रहा है, विदेश से पैसा कमा करके, तो वो भी एक वतन के काम आ रहा है, क्योंकि उससे न जाने कितने बच्चे जागरूक होंगे। तो ये भी एक क्या है, देश सेवा है। एक उद्देश्य क्या है कि भारतीय डायस्पोरा को आपस में जोड़ना, ठीक है, विदेश में, क्योंकि इनका नेटवर्क क्या है, बड़ा नेटवर्क है, इन नेटवर्क को आपस में बना करके आपस में इनको जोड़ना, ठीक है। अब सोच के देखिए दूसरा मुद्दा क्या है, हाल ही में जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा है, इस विवाद में क्या है, इंडियन स्टूडेंट भी रहे जी, तो डायस्पोरा से ये भी सहायता ली जाती है कि अगर कोई समस्या है तो आप उनकी सहायता करेंगे। मतलब जैसे कुछ कैटेगरी, एक श्रमिक लोग हैं, वो भी डायस्पोरा की कैटेगरी में आते हैं, एक शिक्षित है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो भी। तो क्या है, जो सहायता करने वाले हैं डायस्पोरा, तो जहां पे समस्या आएगी विदेश में कम से कम उनकी सहायता करेंगे। तो ये मान लीजिए कि जो श्रमिक हैं, या श्रमिक ना लेके सीधे हम डायस्पोरा की बात करें, तो डायस्पोरा की विदेश में समस्याओं का समाधान, विदेश में समस्याओं का समाधान करना, इस बात पे भी चर्चा करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन डायस्पोरा से भारत में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत में क्या है, निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, एक लॉलीपॉप भी दिया जाता है। लॉलीपॉप ही कहेंगे भाई, जो अमेरिका में रह रहा है उससे ये कह जाएंगे कि आप इंडिया में आइए, इंडिया में आके रहिए, तो लॉलीपॉप ही तो है उसके लिए। उसको घुमाया जाता है, राष्ट्रपति भवन, संसद दिखाई जाती है, दिल्ली घुमाई जाती है, यहाँ की पूरा जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, उन सबसे अवगत कराया जाता है कि देखिए भारत ऐसा है भाई, तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो, चलो अच्छा मान ले तुम कर भी रहे हो जॉब, तो यहाँ देखिए यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, देश विदेश के लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं, आप लगाइए, निवेश कीजिए यहाँ, तो घर वापसियों को बुराई नहीं है। इस बात का भी लॉलीपॉप दिया जाता है। तो कहना मतलब है कि प्रवासी भारतीयों को भारत में रहने के लिए आकर्षित करना, प्रवासी भारतीयों को भारत में रहने के लिए आकर्षित करना, ये भी क्या है, एक भारतीय प्रवासी दिवस का उद्देश्य है। ये भी क्या है, एक भारतीय प्रवासी दिवस का उद्देश्य है। कितना हो गया? अब अगला बिंदु था हमारा प्रकार। प्रकार की बात करना है, प्रकार किसके, और डायस्पोरा के प्रकार की बात कर लेंगे। ये लिख लिया था ना आप लोगों ने? लिख ही लिया होगा, आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं। तो प्रकार की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रकार की बात कर रहे थे। प्रकार में हमने एक पॉइंट लिखा था, परंपरागत डायस्पोरा की बात कर रहे थे। किसकी बात करेंगे? परंपरागत डायस्पोरा की बात करेंगे।
अभी तो हमने पढ़ा कि सर आप ही ने तो बताया कि डायस्पोरा एक समुदाय है, तो फिर परंपरागत ये कैसे प्रकार आ रहे हैं, नया डायस्पोरा ये कैसे प्रकार आ रहा है, पश्चिमी एशियाई डायस्पोरा ये कैसे प्रकार आ रहा है। तो भाई ऐसा होता है कि नहीं, जैसे कुछ कार्य होते हैं, आपके पूर्वज भी कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके कुछ परंपरागत धार्मिक या सांस्कृतिक कार्य होते हैं कि हमारे परंपरागत कार्य हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक लंबे समय से। तो परंपरागत डायस्पोरा में क्या है, जब भाई ब्रिटिश शासन था इंडिया में, तो ब्रिटिशों को पता था कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ती मजदूर है, और हिंदुस्तान में टैलेंट भी कम नहीं है, चाहे वो चाय बनवा लीजिए, चाय की खेती करवा लीजिए, चाहे रबड़ की खेती करवा लीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को श्रमिक के तौर पर, किसके तौर पर, श्रमिक के तौर पर विदेशों में भेजा। विदेशों में मतलब वो जैसे श्रीलंका भेजा, यहां किसके लिए भेजा, चाय के बागानों के लिए। मलेशिया भेजा, ये किसके लिए भेजा, रबड़ की खेती के लिए, कि जाइए भाई रबड़ की खेती। और भी ऐसी जगह है, मतलब श्रमिक के तौर पे भेजा। जैसे मलेशिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, केनिया, जहां उन्हें लगा कि श्रमिक के तौर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां लेके गए वो। सूरीनाम, ऐसी जगह लगी गई जहां इन बेचारों ने सुना भी नहीं था कि कोई दुनिया में केनिया नाम की जगह है, युगांडा नाम की, सूरीनाम की जगह है। किसके तौर पर लिखे गए ये, श्रमिकों के तौर पर। अब क्या है, ये गए तो थे श्रमिक बन के, श्रमिक के तौर पे, मगर भाई हिंदुस्तानी है, ठीक है, दिल को लगी तो अपना दिल लगी हो गई। तो लोग जो है मेहनत किए, खूब पैसा कमाए, और इतना ही नहीं, विदेश में जाके राजनीति भी करने लगे, ठीक है, विदेश में जाके राजनीति भी करने लगे, राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे। और जब राजनीति करने लगे, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, तो राजनीतिक पदों पर भी आसीन हो गए। और कुछ लोग जो व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे, वो बड़े बड़े व्यापारी भी हो गए। वो राजनीतिक पदों पर भी बैठे और वो व्यापारी भी बने बड़े। तो राजनीतिक पदों पर भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो पैसा तो है, मतलब निवेश कराने की गुंजाइश है कि नहीं। तो इसलिए ये बोले जाते हैं परंपरागत डायस्पोरा। ये कौन सी कम्युनिटी में आ जाएंगे, परंपरागत डायस्पोरा कम्युनिटी में। क्लियर है कि नहीं। परंपरागत डायस्पोरा के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो बता पाओगे, ठीक है। अब दूसरा क्या था हमारा बिंदु, नया डायस्पोरा। इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इधर लिख देते हैं। नए डायस्पोरा की बात करेंगे, दूसरा बिंदु वो नया डायस्पोरा की बात करेंगे। आखिर नया डायस्पोरा में कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं और कहां वो लोग रहते हैं, उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो दरअसल नया डायस्पोरा में वो शिक्षित समुदाय आता है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर। इसमें क्या है, वो शिक्षित समुदाय को रखा गया। उदाहरण के तौर पे आप जैसे डॉक्टर की बात कर लेंगे, इंजीनियर्स की बात कर लेंगे, व्यापारी की बात कर लेंगे, ठीक है।
और भी जो आप शिक्षित वर्ग में रखना चाहो उनकी बात कर लेंगे। तो आखिर उस क्षेत्र की बात करें कि ये जो शिक्षित समुदाय है, नया डायस्पोरा है, तो कौन से क्षेत्र में ज्यादा है, कौन कौन से देशों में ज्यादा है। ध्यान रखना, इसमें भी श्रमिक को आप रख सकते हो, मगर कौन से श्रमिक, जो ट्रेंड है, जो प्रशिक्षित है, कौन से, यहां लिख सकते हैं प्रशिक्षित श्रमिक, इनको भी रख सकते हैं। अब क्षेत्र की बात करें तो भाई जैसे वो यूएसए, अमेरिका में लोग हैं, कनाडा में है, ब्रिटेन में है, या अन्य यूरोपियन कंट्री में, यूरोपीय देशों में। तो नया डायस्पोरा जो कि शिक्षित समुदाय से बिलोंग करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी हो या प्रशिक्षित श्रमिक हो, वो कहाँ है, कहाँ फैला है, वो यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों में फैला है, इसलिए इनको बोला जाता है नया डायस्पोरा। और तीसरा था जो पश्चिमी एशियाई डायस्पोरा के नाम से हम उसको जानेंगे। तीसरा, वो तीसरे प्रकार का या पश्चिमी एशियाई डायस्पोरा की बात कर लेंगे। पश्चिमी एशियाई डायस्पोरा की बात करें, नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, वो गल्फ कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। यूएई, सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, कतर की बात कर रहे हैं, बहरीन की बात कर रहे हैं, गल्फ कंट्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, दरअसल इसमें दोनों कैटेगरी मिली, दोनों मतलब एक तो श्रमिक भी और दूसरा शिक्षित समुदाय भी। क्यों था ऐसा, क्योंकि क्षेत्र की बात करें तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन आदि गल्फ कंट्री। क्यों, क्योंकि भाई इन गल्फ कंट्री में औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं की आवश्यकता पड़े इसके विकास के निर्माण के लिए, और भारत में क्या है, श्रमिक सस्ता है, तो श्रमिक तो चले ही गए थे, मगर इन श्रमिकों को नहीं बताया कि जैसे आपने देखा होगा सऊदी अरब में, कतर में आपके आस पड़ोसी में से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर निकल जाएगा गांव पड़ोस में से। इतनी जनसंख्या है सऊदी अरब में, सऊदी अरब लगता ही नहीं कि सऊदी अरब है, कनाडा लगता ही नहीं कि वो कनाडा है, इंडियंस हैं ये। हर साल बच्चे भी तो इतने पैदा करते हैं, जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, देश दुनिया पे कब्जा करेंगे, समझे। आपको पता है ना 2021 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार हम लगभग 140 करोड़ पे पहुंच ही गए हैं, ठीक है। तो चीन को पछाड़ने वाले ही हैं, वो थोड़ा सी आगे है, 6 करोड़ आगे पहुंच रहा है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी जल्दी सफलता हासिल कर लेंगे। तो जब ऐसी स्थिति रही तो भाई सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन में औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए तथा सेवाओं के क्षेत्र में विकास के लिए वो जरूरत पड़ी श्रमिकों की। और जब श्रमिक गए तो श्रमिकों के साथ साथ शिक्षित श्रमिकों की भी जरूरत पड़ी। जैसे आपके पड़ोस में कोई ना कोई गांव में या जहां आप रहते हो उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा निकल जाए, एक से ज्यादा भी निकल जाएंगे, बल्कि कुछ तो परिवार के 2-2, 3-3 लोग जो है सऊदी अरब में ही है, कतर में ही है। अब वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, कह रहे मैं तो बीटेक कर रहा हूँ। कह बीटेक कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा, इंजीनियर बनेंगे। अरे इंजीनियर बने बच्चे, कितना कमाओगे,
कि कितना कमा के मिल जाए पहले नौकरी तो ठीक है, कि फिर भी अच्छा बताओ मिलेगी तो है ही, जब बीटेक कर रहे हो तो। उसको नहीं पता, वो पढ़ा लिखा नहीं है कि बीटेक क्या है, मगर आपने ऐसी 2-3 बातें इंग्लिश में बोल दी तो उसको लगा कि बहुत बड़ी चीज है। वो उम्मीद लगाए बैठा कि कुछ ऐसी बताएंगे कि अगर भाई नौकरी मिली तो अपने दिमाग में बैठा है अनुमान लगा कि कम से कम इंजीनियर बनोगे तो 2-3 लाख तो मिलेंगे ही महीना के। तो पूछा भाई कितने रुपए मिलेंगे तुमको सैलरी के, कि यार 15-20 हजार मिल रहा है तो ठीक है। देखो 15-20 हजार और फीस कितनी गई, कह रहे 10 लाख फीस गई है, तो 15-20 हजार कमाओगे? फिर पागल हो गए, सऊदी अरब चलो, कतर चलो, वहां की ऊंट और बकरियां चराएंगे तब भी 30 हजार मिल जाएंगे। शेख के अल हबीबी की अगर हम ऊंट और बकरी चराएंगे तब भी 30 हजार कमाएंगे। बीटेक करके लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो फिर जरूरत पड़ी शिक्षित श्रमिक की, आप चलिए इंजीनियरिंग वहां दिखाइए। और गल्फ कंट्री में आपको पता है कि तेल के कुएं हैं, तो भाई पैसे की तो कमी नहीं है, जरूरत पड़ी, ठीक है। इंडिया में से जो है सऊदी अरब या गल्फ कंट्री में ठीक ठाक भारतीय डियास्पोरा निवास करता है। तो तीसरा क्या है, वो पश्चिमी एशियाई डियास्पोरा, जो कि क्या है, श्रमिक भी है और शिक्षित भी है, प्रशिक्षित श्रमिक भी है। क्षेत्र कौन सा है वो, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन आदि, आप जो गल्फ कंट्री है उनको। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई में, गल्फ कंट्री के इन देशों में औद्योगिक विकास की निर्माण हो रहा था, इनको बढ़ावा मिल रहा था, या सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा था, ठीक है। तो डियास्पोरा के प्रकार पढ़ लिए, क्लियर है। अगला बिंदु बताएंगे, साफ कर दें इसको। प्रकार हो गया डियास्पोरा का। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं बेटा, तेज तो नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि बाउंस मार रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इतने लिखते हैं, इतने साफ कर देते हैं। तो अगला बिंदु बताओ भाई, डियास्पोरा के प्रति नीति, ठीक है। तो अगले बिंदु में हम डिस्कस करेंगे डियास्पोरा की प्रति नीति। डियास्पोरा की प्रतिनिधि में हमने एक पढ़ा था, सक्रिय अलगाववाद की नीति। भाई नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, वो अलगाववाद की बात हो रही है, मतलब अलगाव की बात हो रही है। कहने का मतलब क्या है, लगाव नहीं है। अब थोड़ी सी यहां जरूरत पड़ेगी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 में क्या दिया हुआ है, दोहरी नागरिकता के बारे में दिया गया है। तो क्या इंडिया में दोहरी नागरिकता है? इंडिया में तो भाई नहीं है, ठीक है, विकल्प ही नहीं है। तो दरअसल जो लोग आजादी के बाद से विदेश में चले गए थे, विदेश में चले गए थे, भाई आजादी से पहले चले जाते तो उनका तो मतलब ही नहीं था कुछ। आजादी के बाद गए, विदेश में चले गए, किन्हीं कारणों से भी चले गए हो, चाहे पढ़ने लिखने के लिए गए हो, चाहे वहां रोजगार के लिए गए हो, कोई भी कारण, उन कारण की बात नहीं करेंगे। मगर वो क्या है, अपने देश से, भारत से कहां चले गए, विदेश में चले गए, भारत से विदेश में चले गए हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई देखो, आप भारत से विदेश में चले गए, वहां की नागरिकता भी अपना लिए हो, और हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई भारतीय किसी विदेश की नागरिकता अपना लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी कि नहीं। तो भाई जब स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो गई, तो अब जो है जिस देश में आप गए हो, जिस विदेश में आप हो, तो उसी विदेश के प्रति आप समर्पित रहो। नेहरू जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप उसी विदेश के प्रति क्या रहो, समर्पित रहो।
अब इससे क्या मतलब है, ये कौन सी नीति है, मतलब अलगाव की नीति है। नाराज हो गए नेहरू जी, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया को एकदम बेकार समझ रखा है क्या। अब उस टाइम की जो भी थिंकिंग रही हो, ठीक है, तो नेहरू जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो, भारतीय संविधान में स्पष्ट है हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, कि आप यहाँ की भी नागरिकता रखो और जिस देश में विदेश में गए हो वहां की भी नागरिकता रखो, तो ऐसा लोचा नहीं चलेगा, क्लियर कट है। हमारे यहाँ की नागरिकता आपने त्याग दी या दूसरे विदेश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब आप हमारे देश के नागरिक नहीं रहे भाई। तो जिस देश में आप रह रहे हो उसी देश के प्रति समर्पित रहिए। अब इंडिया के गीत नहीं गाइए कि अपना इंडिया ही अच्छा था। यहाँ ये नहीं चलेगा कि सुबह का बोला शाम को भरा जाए, तो उसे बोला नहीं कहते। इस कहानी को जो है आगे सच भी कर दिया, और वो सच किसने किया, सक्रिय जुड़ाव की नीति ने, जुड़ाव की नीति ने। सक्रिय जुड़ाव की नीति में हम पढ़ेंगे वर्ष 1998 में आ जाएंगे, जब हमारे अटल जी आए, अटल बिहारी, अटल भी थे और बिहारी भी थे, वाजपेयी जी। इन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, नहीं पैदा तो यही हुआ था ना, अरे पैदा यही हुआ है, ये यहाँ का नमक खाया है, गेहूं लिया है, तो विदेश में जाके मौज करेगा नहीं, नमक खाया है, कर्ज चुकाना पड़ेगा, माँ का दूध पिया है यहाँ, ठीक है, तो दूध का कर्ज उतारेगा कि नहीं उतारेगा भाई। तो देखो हम जो है ये नहीं कह रहे हैं कि नागरिकता समाप्त हुई या नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नागरिकता आपकी समाप्त हुई या नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको ये एहसास दिला रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि आपने जन्म लिया इसी धरती से, तो इसी धरती के लिए आपको कर्ज चुकाना है, कर्ज चुकाना है। भावुक कर दिए एकदम, अरे भारत को भूल गए, भारत माता को भूल गए क्या, दो पैसे क्या कमाए बड़े लोग हो गए। निवेश कीजिए, क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तो एक नई शुरुआत लाई दी अटल बिहारी वाजपेयी ने, डियास्पोरा की, भारतीय डियास्पोरा को आकर्षित किया, भारत में निवेश करने के लिए उनकी संस्कृति से अवगत कराया। भारतीय राष्ट्रपति भवन में, संसद में, भारतीय संसद में इन लोगों को घुमाया जाता है, भारतीय जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे अवगत कराया जाता है, भारतीय धरोहर उनके बारे में बताया जाता है, उनके इतिहास को दोहराया जाता है। तो तब तो लगेगा कि हाँ हम लोग यहीं के हैं। अब सोच के देखिए, जब बच्चा होता ना, तो बच्चा एक बार को जो है थोड़ा सा यार दोस्तों में बैठा होगा तो बाप के बारे में सुन लेगा, चलो बाप को बोल दिया तो चलो ठीक है यार तुमने उसको बोल दिया, और दादा के बारे में बोल के दिखाए, दादा की तो हमेशा ही तारीफ करता बच्चा। एक ने बोल दिया मेरे दादा ऐसे थे, वो मेरे दादा तो सूरवीरों के भी सूरवीर थे, इतनी फेंकता है। और हिंदुस्तानी बच्चा, उसके सामने बोल दो आप, भारतीय नागरिक के सामने, आपको पता है आपके दादा ने जो है इंडिया में रह करके इतने इतने बड़े कार्य की धरोहर बनाए, शैक्षणिक संस्थान बनाए, तो ऐसे में क्या रहेगा, उसको लगेगा कि अरे वाह दादाजी ने इतना कुछ किया था, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कुल मिला के क्या है, वो 1998 के बाद में इस नीति में परिवर्तन किया गया और सक्रिय अलगाववाद की नीति से वो पहुंच गए हम सक्रिय जुड़ाव की नीति पर। ये किसने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अब क्या हुआ, निवेश को बढ़ावा मिला, भारतीय डियास्पोरा को आकर्षित किया भारत में निवेश करने के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया, डियास्पोरा के प्रति नीति को आपने पढ़ लिया। ठीक, अगला बताइए क्या था, है भारत को लाभ। तो भाई जब नीति में ही परिवर्तन हो गया, अलगाववाद समाप्त हो गया, लगाव या जुड़ाव की बात हो गई और निवेश के लिए हामी हो गई, तो भारत को फायदा होगा कि नहीं होगा। तो भारत के लाभ की बात कर लेंगे, भारत को लाभ की बात कर लेंगे। ठीक है,
भारत को लाभ, अगला बिंदु था हमारा भारत को लाभ की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था एक आर्थिक लाभ की बात करेंगे। आर्थिक लाभ की बात करें तो वो निवेश की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है। तो जो भारतीय डायस्पोरा है उनको बताया गया, उनके लिए भारतीय प्रवासी दिवस पे भी सम्मेलन किए गए, कार्यक्रम चलाए गए कि भाई आप जो है इसी जन्मभूमि से जन्म लिए हो और आपको जो है भारत के विकास के लिए निवेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निवेश। तो निवेश को क्या है, इससे बढ़ावा मिला, निवेश को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब सोच के देखिए कि एक बच्चा जो कि पढ़ने के लिए विदेश गया, वहां से एजुकेशन लिया, तरक्की किया, विदेश में पढ़ा, वहां के दोस्तों से, वहां के लोगों से मिला, दोस्त बन गए उसके वहां पर, अब वहां सेटल भी हो गया, वो सेटल हो गया। अब उसको लगा कि नहीं यार, यहाँ तो सब एक जैसे ही हैं, अपने देश में जाऊंगा, कुछ ना कुछ बेहतर करूंगा। मैं अगर यहाँ जो है 2-4 लोगों या 10-5 लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा हूं तो कोई फायदा नहीं। अपने वतन जाऊंगा, वतन वापसी करूंगा, और हो सकता है कि मेरे देश में भले ही जो गरीबी है उस गरीबी को दूर करने में एक अहम भूमिका निभाऊंगा। वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जैसे विदेश से पढ़ के आया, इंजीनियर बना, तो उसने अच्छे बड़े बड़े इंजीनियरिंग संस्थान खोले, डॉक्टर बना, मेडिकल कॉलेज। अब जब अपने देश में बढ़िया मेडिकल कॉलेज होंगे तो लोग विदेश क्यों जाएंगे? क्यों अपनी जान जोखिम में डालेंगे? ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज खोले। इससे क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा कि नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। भारत विकासशील से विकसित देश की कैटेगरी में जाने के लिए तैयार रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो एक फायदा तो ये हो जाएगा, आर्थिक लाभ। दूसरा क्या था? दूसरा हम पढ़ रहे थे राजनीतिक लाभ। अब हमने बताया कि भले ही चाहे वो परंपरागत डायस्पोरा हो, चाहे नए डायस्पोरा हो, और चाहे वो तीसरे प्रकार के डायस्पोरा हो, मगर इन सब कुछ तो व्यापारी हैं और कुछ जिस देश में रह रहे हैं उस देश में क्या है, राजनीतिक पदों पर आसीन भी है, राजनीतिक पदों के बड़े बड़े पदों पर भी आसीन है। ठीक है, प्रशासन में भी है। तो ऐसे लोग जो है जब प्रशासन में रहेंगे, राजनीतिक पदों पर आसीन रहेंगे, तो क्या वो दबाव नहीं डालेंगे? कोई अगर भारत के पक्ष में फैसला लिया जाएगा तो वो दबाव डाल सकते हैं। ठीक है, दबाव डालना, इस दबाव डालने की प्रक्रिया को जो है लॉबिंग भी कहते हैं, या लॉबिंग भी बोला जाता है इसको। लॉबिंग हिंदी में भी लिख सकते हैं, देवनागरी में लॉबिंग बोलते हैं। लॉबिंग मतलब दबाव बनाना, दबाव डालना। तो अगर भारत के पक्ष में कोई फैसला लिया जाएगा या उससे कोई देश मुकर रहा है तो ये ठीक ठाक दबाव डाल सकते हैं कि नहीं? भाई उस विदेश में मान लीजिए अगर अमेरिका से भारत की कोई किसी समझौते पर बात हो रही है कि हाँ कोई समझौता करना है, तो अमेरिका में अगर भारतीय नागरिक कोई अच्छे प्रशासनिक पद पर होगा, राजनीतिक पद पर होगा, या वहां के व्यवसायियों में नामी होगा, उद्यमी होगा, तो वो दबाव डाल सकता है कि नहीं? दबाव डाल सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? लॉबिंग कर सकता है। एक तो राजनीतिक फायदा ये हो गया, और तीसरा क्या था? सांस्कृतिक लाभ। अब सांस्कृतिक लाभ की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक लाभ में कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी यूं ही जो है अपना घूमते रहते, टहलते रहते। भाई मोदी जी अगर योगा कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पता है हमारा हिंदुस्तान, भारत जो है विश्वगुरु योगा के नाम से जाना जाता है। भाई योग जो है भारत से ही दुनिया में गया है, तो योगा के माध्यम से, योग के माध्यम से। अब सोच के देखिए कि जब अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, दुनिया में लगभग 140-160 देशों में जो है भारतीय डायस्पोरा है।
और अमेरिका में तो हिंदू हैं 47%, जिसमें शिक्षित लोग हैं 7% हिंदू हैं। तो जो हिंदू लोग हैं क्या होली का त्योहार नहीं मनाएंगे? होली का त्योहार तो मनाएंगे, दीपावली का त्योहार नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। अब सोच के देखिए, होली का त्योहार है और होली के दिन जो है सब लोग इंडियन छुट्टी मांग ले कि भाई छुट्टी कीजिए, कह रहे छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी क्यों? होली है। अब अमेरिकन क्या जाने होली, पर उनको बताया जाएगा कि भाई होली है और हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ये इसे बताया जाएगा, इसमें भी जो है अपना पूरा इतिहास दोहराया जाएगा। तो होली हो, दीपावली हो, ये त्योहार मनाए जाएंगे। अब सोच के देखिए, जब होली भी खेली जा रही है तो क्या उसमें जो विदेश के नागरिक हैं वो शामिल नहीं होंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति रेंट पे रह रहा है, हिंदुस्तानी भारतीय डियास्पोरा अमेरिका में किसी के रेंट पे रह रहा है, तो उसका मकान मालिक होली नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा, उठा के रख देंगे नाले में और हैप्पी होली। ठीक है, तो ये क्या है, त्योहारों के माध्यम से भी, पर्व के माध्यम से भी जोड़ा जाता है, जो कि सांस्कृतिक लाभ मिलता है त्योहारों के माध्यम से भी। दीपावली में नहीं मनाएगा? बिल्कुल मनाएगा। मीठे का डब्बा लेके जा रहे हैं, हैप्पी दिवाली जी, दिए जला रहे हैं कि क्यों भाई, इस दिन रावण मारा था श्री राम ने, और वाह वही अपना। तो ये सब चीज क्या है, प्रभाव तो पड़ता ही है भाई, नहीं पड़ेगा, इसका भी लाभ है। तो योग हो गया, त्योहार हो गया, ठीक है, इन सब चीज का क्या है, लाभ है, पूरा पूरा लाभ है। तो क्या हो गया हमारे सांस्कृतिक लाभ। जब भाषा का भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? भाषा का भी ठीक ठाक प्रभाव पड़ेगा जी। भाषा जैसे सिख कम्युनिटी जो है, आप कनाडा बहुत है, काफी लोगों को देख लोगे, अवार्ड एजुकेशन के नाम पर काफी लोग जाते हैं। सरदार लोग जो है कनाडा में, ये मान लीजिए आप कनाडा को कनाडा बोलेंगे नहीं जी, हाँ अब तो पंजाबी हो गए वहां जी। तो ऐसे में क्या है, अब सिख लोग अपनी पंजाबी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके यहाँ कोई अंग्रेज आ जाए तो मन तो करेगा कि उससे बात करने का, पर बोलनी तो आती नहीं है, मगर उसके आपके साथ रहने लगे तो धीरे धीरे क्या है, सीख तो जाओगी। ठीक उसी तरह से जब हिंदुस्तानी लोग भारतीय डियास्पोरा आपस में बात करेंगे तो और जो विदेशी नागरिक है वो भी सीखेंगे, धीरे धीरे बात करना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे। तो जब संचार है वो आसान हो जाए, सुलभ हो जाएगा, तो अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। इससे क्या है कि यार दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात कहने का तरीका आसानी से उस तक। ये कोई मान लीजिए कोई जटिल भाषा बोल रहा है, मान लीजिए एक बिल्कुल जो है गांव का व्यक्ति है और उसने हिंदी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, और उसके सामने जो है एक व्यक्ति अंग्रेजी में जो है भाषण देना शुरू कर दे, और वो सोच रहा है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, और उसको लग रहा है कि गधा भौंक रहा है, ऐसे ही डैसी डैसी कर रहा है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है ना क्या है, और वो इंग्लिश में ऐसी बातें बोल रहा है कि मतलब उसको लगा कि हमारे से ज्ञान पूरा यही आ रहा। उसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तब पड़ेगा कि उसी की भाषा में, और देहाती भाषा जो भी भाषा वो जानता है उसी की भाषा में उस तक वो बात कह दे, तो फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, जब वो भी हिंदी सीख गए, पंजाबी सीख गए, तो अपनी बात कहने का आसान रास्ता हो गया। ऐसे में क्या है, दबाव तो ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक सांस्कृतिक लाभ भी ये हो गया। तो ये समझ लिए भारत को क्या लाभ होंगे, किस तरह के लाभ होंगे, ठीक। अगला बिंदु क्या था हमारा, मेक इन इंडिया। तो आर्थिक लाभ में पढ़ लेंगे बेटा, ये साफ कर देना, साफ कर देना इसको, ठीक है। तो मेक इन इंडिया, तो हमने देखा था आर्थिक लाभों में, देख लो मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम था, लिखा था हमने, प्रोग्राम था, क्या है प्रोग्राम, तो ये पॉइंट में लिखा था हमने। अब सोच के देखिए, जब भारतीय डियास्पोरा विदेश से पैसा कमाएंगे और अपने देश में निवेश करेंगे, भारत में क्या करेंगे, वो निवेश करेंगे, और जब भारत में वो लोग निवेश कर रहे हैं
तो भारतीय उद्यम को या भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से गति होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। अब जब तेजी से गति होगी तो उद्योग हो, औद्योगिक क्रांति है, उद्योग हो चाहे, तो ऐसे में क्या होगा, वस्तुएं क्या है भारत में बनना शुरू हो जाएंगी। इसी के तहत क्या होगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, किसको सफल बनाया जा सकता है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाया जा सकता है। अब हम खुल के कह सकते हैं कि मेड इन चाइना का बायकॉट करो, मेड इन चाइना का हम बहिष्कार कर सकते हैं खुल करके। वो कब कर सकते हैं? जब हमारे भारतीय डायस्पोरा भारत में निवेश करें, जिससे औद्योगिक तरक्की हो, औद्योगिक क्रांति आए, उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसी के आधार पे हम मेक इन इंडिया को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, मेक इन इंडिया को भी जान लिया। अगला बिंदु क्या था हमारा? प्रभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला बिंदु था हमारा प्रभाव। प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रभाव हम वो भारतीय डायस्पोरा पर भी देख लेंगे और दूसरा फिर भारत पर भी देख लेंगे। तो भारतीय डायस्पोरा की बात करें, किसके सेंस में प्रभाव करें देखेंगे। इसको साफ कर दे बेटा। कोविड-19 वही वर्ष 2019-20 में जो है, बल्कि 21 तक जो है, एक वैश्विक महामारी फैली। पूरी दुनिया से इस वायरस से, कोरोना वायरस से कदम से झेल रही थी। ऐसे में क्या हुआ, हर देश ने सोचा कि भाई कम से कम लोग जो हैं रहें तो ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी मर जाएं, मतलब कहने का ये है कि मौजूदगी जो है, मतलब भीड़ भाड़ ना हो ज्यादा। ऐसे में क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति सऊदी अरब में काम कर रहा है, कतर में काम कर रहा है, विदेश में काम कर रहा है कहीं, तो जो विदेश है वहां के प्रशासन ने, सरकार ने सोचा कि भाई इनको अपने वतन वापसी भेजो, जो जहां का है इनको वापसी भेजो। कोरोना फैलाएंगे अपने यहां फैलाएंगे। इसलिए आप देख रहे हो कि जब वैश्विक महामारी आई कोरोना, इसके चलते भारतीय डायस्पोरा जो है, इनको कहां आना पड़ा, अपने वतन लौटना पड़ा। ठीक है, अपने वतन लौटना पड़ा। और जब अपने वतन ये लौट जाएंगे तो भाई पैसा आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और किसका प्रभाव देखने को मिला? कोविड-19 का। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, भारत पर भी। हाँ, ये भी चीज है, अगर ये फिर जैसे कि कंडीशन नॉर्मल हो गई, फिर से लोग जाने लगे, तो फिर से भी समस्याओं का तो सामना करना पड़ा। वो पूरा वेरिफिकेशन, चेकअप, इन सब चीजों से गुजरना तो पड़ा ही। ठीक है, तो एक लंबा प्रोसीजर भी उनको तय करना पड़ा। दोबारा जो है फिर से पूरी दुनिया उस पटरी पर आ गई। तो भारत में भी क्या हुआ इसका, भारत क्या बल्कि पूरी दुनिया पर क्या हुआ, दुष्प्रभाव तो हुआ ही नहीं हुआ। किसका? कोविड-19 का। ठीक है, इससे भारतीय डायस्पोरा ही नहीं, दुनिया के और भी डायस्पोरा क्या है, प्रभावित हुए। ठीक, अगला बिंदु क्या है हमारा, अन्य कार्यक्रम ना, हिसाब करने वाला मेक इन इंडिया। अब चूंकि डायस्पोरा की बात चल रही है तो भाई अन्य कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों को ही पढ़ लेंगे। आखिर कार्यक्रम क्या है, एक तो हमने मेक इन इंडिया पढ़ ही लिया। ठीक है, अब अगला बिंदु था हमारा अन्य कार्यक्रम।
अन्य क्या कार्यक्रम में हम पहला पढ़ रहे थे वो ट्रेसिंग द रूट्स। रूट्स मतलब मूल को ट्रेस करना। ट्रेसिंग द रूट्स जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि जो डायस्पोरा है, विदेशी सरकार जो है वो भारतीय सरकार एम्बेसी के माध्यम से, राजदूत के माध्यम से, एम्बेसडर के माध्यम से वो भारत सरकार को इस डायस्पोरा के बारे में जानने के लिए कि आखिर कहाँ का है ये रहने वाला, आपके यहाँ का है भी या नहीं, तो भारत सरकार को ये पता लगाने के लिए बोलती है कि इसकी जो है रूट को ट्रेस कीजिए कि ये कहाँ का मूल निवासी है, इसके रूट को ट्रेस कीजिए, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रेसिंग द रूट्स। और भारत सरकार, भाई यहां से कोई व्यक्ति जा रहा है तो सारी फॉर्मेलिटीज तो फिल होंगी कि नहीं एम्बेसी से, उससे ये तो पता चल जाएगा कि किस स्टेट का रहने वाला है, स्टेट का बदल जाएगा, स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। तो जब डिस्ट्रिक्ट का बदल जाएगा तो भारत सरकार क्या है, उस जिले के जिलाधिकारी को पत्र लिखती है, पत्र लिखते हैं, और उस पत्र के माध्यम से ये वेरीफाई करा जाता है कि ये जो डायस्पोरा है कहाँ क्या रहने वाला है, इसको ट्रेस कीजिए। इसी को बोला जाता है ट्रेसिंग द रूट्स, इसको बोला जाता है ट्रेसिंग द रूट्स। क्लियर हो गया एक? ठीक है। दूसरा क्या था, नो इंडिया प्रोग्राम। इसको देख लो। इस वाले को तो साफ कर देना बेटा, ये प्रभाव। दूसरा क्या था हमारा कार्यक्रम में, नो इंडिया प्रोग्राम, मतलब भारत को जानो कार्यक्रम की बात करेंगे। ठीक है, भारत के बारे में जानो कार्यक्रम की बात करेंगे। तो दरअसल जो हमारे भारतीय डायस्पोरा हैं जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष के बीच में, कितनी उम्र है, 18 से 26 के बीच में है, इनकी आयु क्या है, 18 वर्ष से 26 वर्ष के बीच में जिन भारतीय डायस्पोरा की आयु है, इनको जो है भारत में बुला करके यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर, यहाँ की भाषा विविधता, इन सब से अवगत कराया जाता है। तब क्यों? क्योंकि कम से कम ये जाने कि आप लोग, आपके पूर्वज यहाँ के रहने वाले थे और हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखेंगे, निवेश करेंगे तो इस देश का विकास होगा, इस देश की उन्नति होगी, और अपने घर के लिए हर कोई करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भारतीय डायस्पोरा जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष है, उनको भारतीय संस्कृति, धरोहर, विविधता, भाषा आदि से अवगत कराया जाता है। कहने का मतलब है कि वो किससे अवगत कराया जाता है, भारत से अवगत कराया जाता है, भारत के बारे में जानने के लिए बताया जाता है, भारत से अवगत कराया जाता है। इसी को बोला जाता है नो इंडिया प्रोग्राम, भारत के जानने के बारे में, भारत को जानो प्रोग्राम। ठीक है, ये क्लियर हो गया, नाम से आप समझ जाओगे। तीसरा क्या था बेटा, स्टडी इंडिया प्रोग्राम, तो नाम से इसको भी क्लियर कर लेंगे। तीसरा यहां लिख लेते हैं, अन्य प्रोग्राम में स्टडी
इंडिया प्रोग्राम। स्टडी इंडिया प्रोग्राम मतलब जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जिनकी एज युवा है, मतलब इनकी एज सेम टू सेम यही है, कितनी एज रखेंगे 18 वर्ष से 26। इन भारतीय डायस्पोरा को भारत में पढ़ने के लिए, भारत में क्या है अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। मतलब छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। क्यों प्रदान की जाती है? ताकि वो भारत में आकर के पढ़े, भारतीय संस्कृति के बारे में जाने। भाई जब विदेश रशियन लोग जो है दुनिया में सबसे ज्यादा डायस्पोरा है, अब रशियन लोग इंडिया में आके वो सरस्वती गान सीखते हैं, संस्कृति को सीखते हैं, श्लोक सीखते हैं, संस्कृत भाषा तक सीखते हैं, हिंदी तो छोड़ो जी। तो जब विदेशी आकर के हमारी भाषा सभ्यता को सीख रहे हैं तो इनसे बताया जाता है कि भाई आप इंडिया में स्टडी कीजिए और भारतीय संस्कृति से पूरे दुनिया को अवगत कराइए। किसको? दुनिया को अवगत कराइए। इसलिए क्या दिया जाता है, जो भारतीय डायस्पोरा है 18 से 26 वर्ष की उम्र के, उनको अध्ययन के लिए, भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी को बोला जाता है स्टडी इंडिया प्रोग्राम। इसी को क्या बोला जाता है? स्टडी इंडिया प्रोग्राम। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? एक और बिंदु बचा, आलोचना। लास्ट में वही आलोचना वाला बिंदु जरूर देख लीजिए। ये साफ करना बेटा, इधर का तो कर दें। अब इसमें भी क्या है, हमने तो बात की थी कि भाई आलोचना वाला बिंदु देखेंगे, तो आलोचना हमने बात की थी वो पश्चिमी एशियाई देशों की, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका की बात की थी, यूरोपियन कंट्रियों की बात की थी, अफ्रीकन की भी बात की थी, चलो अफ्रीकन देशों की बात की थी। तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ डायस्पोरा ये कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, डायस्पोरा की तो चलो बात ठीक है कि वो डायस्पोरा को जो है नीति में परिवर्तन किया और जुलाब की नीति को अपनाया गया, ये तो हम मान रहे हैं, चलो ठीक है। मगर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देशों की तरफ ये ध्यान दे रहे हैं जो देश अमीर है। जहां पर अमीर देशों में भारतीय डायस्पोरा है, उन्हीं डायस्पोरा को तवज्जो दी जा रही है। जो गरीब देश है वहां पर भारतीय डायस्पोरा है, उन डायस्पोरा को तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ये भेदभाव है। तो ये क्या है? भेदभाव है। तो उन आलोचकों का कहना है कि भाई अगर डायस्पोरा को यहाँ बराबर सम्मान दे रहे हैं तो उनको भी दीजिए। जो गरीब कंट्री में है भारतीय डायस्पोरा, उनको भी बुलाइए, उनको भी बराबर का सम्मान दीजिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। आज डायस्पोरा के बारे में जान लिया। डायस्पोरा क्या है, उसका अर्थ क्या है, भारतीय डायस्पोरा के साथ साथ भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, ये भी जान लिए। भारतीय डायस्पोरा के प्रकार के बारे में जाना, भारतीय डायस्पोरा के प्रति नीति के बारे में जान लिया। हो सके रे अलगाववाद की नीति, हो सके रे जुड़ाव की नीति, नेहरू जी और अटल जी को ही पढ़ा। भारत को लाभ के बारे में भी जाना कि आखिर इन डायस्पोरा से भारत को क्या लाभ होगा। आर्थिक लाभ में वो मेक इन इंडिया के बारे में भी जाना। राजनीतिक लाभ देखा तो वो लॉबिंग के बारे में जाना कि किस तरह से दबाव डाल सकते हैं ये लोग। संस्कृति के बारे में भी जाना, संस्कृति मतलब वो योगा के बारे में जाना, त्योहारों के बारे में, भाषा के बारे में जाना। फिर प्रभावों को भी देखा कि भारतीय डायस्पोरा या भारत किस तरह से प्रभावित होता है वो कोविड-19 वैश्विक महामारी से, उसको भी जाना।
और अन्य प्रोग्राम, अंत में अन्य प्रोग्रामों के बारे में जाने। अन्य प्रोग्राम जैसे हमने ट्रेसिंग द रूट्स के बारे में जान लिया, नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में जान लिया और स्टडी इंडिया प्रोग्राम के बारे में जाना, और अंत में जो आलोचक हैं उनकी बात को भी सुना। ठीक है, तो क्लियर हुआ? कोई ऐसा है जो नहीं समझ पाया? कोई ऐसा बच्चा? क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन लिखा देंगे। ठीक है, भारतीय डियास्पोरा का भारतीय डियास्पोरा भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित कर सकता है? चर्चा करें। तो क्वेश्चन आसान है एकदम, केजी क्लास का क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।